बच्चों, आज हम 9वीं कक्षा की हिंदी की पूरक पुस्तक संचयन भाग 1 से पूरक पाठ गिल्लू और व्याकरण में उपसर्ग और प्रत्यय की पुनरावृत्ति करेंगे। आइए पहले हम पाठ के बारे में पढ़ेंगे। गिल्लू नामक पाठ महादेवी वर्मा जी द्वारा लिखा गया है। इस पाठ में उन्होंने गिलहरी के बच्चे की चंचलता और क्रियाकलापों का वर्णन किया है। सोन जूही में लगी पीली कली को देखकर लेखिका के मन में छोटे से जीव गिलहरी की याद आ गई, जिसे वह गिल्लू कहते थे। एक दिन लेखिका ने सोन जूही में पीले रंग की कली को लगे हुए देखा तो उसके मन में उस छोटे से प्राणी की याद आ गई, जिसे वह गिल्लू के नाम से पुकारती थी। कौवे को समादरित इसलिए कहा गया है क्योंकि वह छत पर बैठकर अपनी आवाज़ से प्रियजनों के आने की सूचना देता है। पितृपक्ष में लोग इसे आदर से बुलाकर भोजन देते हैं। इसे अनादरित इसलिए कहा गया है क्योंकि इसकी आवाज़ बहुत कड़वी होती है। अचानक ही लेखिका का ध्यान दो कौवों की तरफ गया। वह उनके बारे में सोचने लगी कि कौवे को समादरित मतलब कि उसका आदर करना। कौवे को समादरित इसके लिए कहा गया है क्योंकि वह छत पर बैठकर अपनी आवाज़ से प्रियजनों के आने की हमें खबर देता है और पितृपक्ष में लोग इसे आदर से बुलाकर भोजन देते हैं। और इसे अनादरित इसके लिए कहा गया है क्योंकि इसकी आवाज़ बहुत ही कड़वी होती है, जो कि किसी को भी अच्छी नहीं लगती। लेखिका गिलहरी के घायल बच्चे को उठाकर अपने कमरे में ले आई। उसका घाव रुई से पोंछा, उस पर पेंसिलिन दवा लगाई, फिर उसके मुंह में दूध डालने की कोशिश की, परंतु उसका मुंह खुल नहीं सका। कई घंटे के उपचार के बाद उसने एक बूंद पानी पिया। 3 दिन के बाद उसने आंखें खोली और धीरे धीरे स्वस्थ हुआ। तो अचानक ही लेखिका ने जो है वहाँ क्या देखा कि एक गिलहरी का बच्चा वहाँ पड़ा हुआ था, जो कि दोनों कौवों ने क्या कर दिया था, चोंच मारकर घायल कर दिया था। तो लेखिका ने जब उस बच्चे को देखा तो वह उसे उठाकर अपने कमरे में ले आई। उसका घाव, जो उसका जख्म था, उसको उसने रुई से साफ किया, फिर उसके ऊपर उसने दवाई लगाई और उसके बाद उसने जो है क्या किया, उसको दूध पिलाने की कोशिश की, परंतु वह बच्चा छोटा सा था, बहुत ही छोटा था, उसका मुख खुल नहीं सका। उसने कई घंटे जो है उसका इलाज किया। उसके बाद क्या हुआ, वह उसके मुंह में एक बूंद पानी की टपकाने में क्या हुई, सफल हो गई। 3 दिन के बाद उसने आंखें खोली और धीरे धीरे स्वस्थ हो गया। तो 3 दिन के बाद उस बच्चे ने अपनी आंखें खोली और धीरे धीरे वह बिल्कुल ठीक हो गया। लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए गिल्लू उनके पैरों के पास आकर खेलता, फिर सर्र से पर्दे पर चढ़ जाता और उसी तेजी से उतरता। वह इसी तरह भागदौड़ करता रहता जब तक लेखिका उसे पकड़ने के लिए उठ ना जाती। अब लेखिका का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए, अपनी तरफ खींचने के लिए गिल्लू क्या करता था, उसके पैरों के पास आकर खेलना शुरू कर देता और फिर जल्दी से पर्दे पर चढ़ जाता। और जितनी जल्दी से वह पर्दे पर चढ़ता था उतनी ही तेजी से नीचे भी उतरता था। वह इसी प्रकार से भागदौड़ करता रहता। वह तब तक इसी तरह दौड़ता रहता जब तक लेखिका उसे पकड़ने के लिए उठ नहीं जाया करती थी। बाहर की गिलहरियां खिड़की की जाली के पास बैठकर चिक चिक करती। उन्हें देखकर गिल्लू उनके पास आकर बैठ जाता। उसको इस तरह बाहर निहारते हुए देखकर लेखिका ने इसे मुक्त करना आवश्यक समझा। तो गिल्लू जो है अभी बड़ा हो रहा था, तो वह जो है क्या करता था, खिड़की के पास जाकर बैठ जाया करता था। क्यों बैठ जाता था? क्योंकि बाहर की गिलहरियां खिड़की की जाली के पास बैठकर चिक चिक मतलब के आवाज़ करने लगती। तो
उन्हें देखकर गिल्लू भी क्या, उसका भी मन करता कि वह उस जैसे वो जो है बाहर से आवाज़ कर रही है, तो उसका मन भी करता गिल्लू का कि वह भी उनके पास जाए और बातचीत करे। तो उसको इस तरह बाहर निहारते हुए देखकर, निहारना मतलब देखते हुए, जब उसने देखा कि बहुत अच्छे से वह उनकी बातें सुनता है, उनको निहारता रहता है, उनको देखता रहता है, तो लेखिका को लगा कि अब इसे आज़ाद कर देना चाहिए। लेखिका ने खिड़की की जाली का एक कोना खोल दिया जिससे गिल्लू बाहर आ जा सके। लेखिका की अस्वस्थता में गिल्लू उनके सिरहाने बैठ जाता और नन्हे पंजों से उनके बालों को सहलाता रहता। इस प्रकार वह सच्चे अर्थों में परिचारिका की भूमिका निभा रहा था। अब गिल्लू को बाहर जाने के लिए उसने क्या किया, लेखिका ने खिड़की की जो जाली थी उसका एक कोना खोल दिया, तो उस रास्ते से गिल्लू जो है बाहर जाया भी करता था, वापस भी आ जाया करता था। मतलब कि वह उन गिलहरियों के साथ जो है खेल सकता था। एक बार क्या हुआ, लेखिका जो है उसकी दुर्घटना हो गई। दुर्घटना कैसे हुई, मोटर दुर्घटना में क्या हुआ, उसका जो है चोट लगी और कुछ दिनों तक लेखिका को अस्पताल में रहना पड़ा। जब वह वहाँ से वापस आई तो वह पूर्ण तरह से स्वस्थ नहीं थी, तो वो जो है बिस्तर पर लेटी रहती। तो उस समय में गिल्लू क्या करता, वह जो है उसके सिरहाने पर बैठ जाता, उसके मतलब के सिरहाने उसके सिर की तरफ, ठीक है, उसके पास बैठ जाता और नन्हे पंजों से उनके बालों को सहलाता रहता। अब जो है वो क्या करता, जिस प्रकार से जब वह छोटा था, घायल अवस्था में था, तो लेखिका ने क्या किया था, उसको जो है उसका उपचार किया था। तो उसी प्रकार से जब लेखिका बीमार पड़ी तो उसने क्या किया, वह भी उसके बालों मतलब कि उसके सिर की तरफ बैठ जाता और अपने छोटे छोटे पंजों से उनके बालों को जो है सहलाता रहता था। तो लेखिका को वह बहुत ही अच्छा लगता था। इस प्रकार वह सच्चे अर्थों में परिचारिका की भूमिका निभा रहा था। परिचारिका नर्स को कहते हैं। इस प्रकार से वह सच्चे अर्थों में एक नर्स की भूमिका जो था वो निभा रहा था। गिल्लू ने दिन भर कुछ नहीं खाया, ना बाहर गया। अंत समय की मुश्किल के बाद भी वह झूले से उतरकर लेखिका के बिस्तर पर आ गया और अपने ठंडे पंजों से लेखिका की उंगली पकड़कर हाथ से चिपक गया, जिसे पहले उसने घायल अवस्था में पकड़ा था। तो गिल्लू जो है मतलब कि उसके पास रहता था, आराम से खेलता था। क्या हुआ, गिल्लू की जो गिलहरी होती है उसकी जो अवधि होती है जीने की वो ज़्यादा नहीं होती, ज़्यादा बड़ी नहीं होती। तो ऐसे ही गिल्लू के साथ भी हो रहा था। तो एक दिन क्या हुआ, उसने मतलब कुछ भी नहीं खाया, ना बाहर खेलने के लिए ही गया। अंत समय की मुश्किल के बाद भी, उसका अंत समय नज़दीक आ गया था, तो उसके बाद भी वह झूले से उतरा। जिस झूले में वो झूला करता था उस झूले से उतरा और अंत समय में किसके पास आ गया, लेखिका के बिस्तर पर आ गया और अपने ठंडे पंजों से, उसके पंजे बहुत ठंडे हो रहे थे, तो उसने क्या किया, लेखिका की उंगली पकड़ ली और उसके हाथ से चिपक गया और उसने लेखिका की वही उंगली पकड़ी जिसे उसने पहले जब वह घायल अवस्था में था तो उसने उस समय भी उसी उंगली को पकड़ा था। इन्हीं चेष्टाओं से आभास मिलने लगा कि अब उसका अंत समय समीप है। वो जो है उसका शरीर बहुत ठंडा हो रहा था। तो लेखिका ने क्या देखा कि उसको पता चल गया था कि अब उसका जो अंत समय, जो उसकी मृत्यु है, वह बहुत समीप है। उसने उसको बचाने की बहुत कोशिश की लेकिन कामयाब ना हो सकी लेखिका। सुबह होते ही गिल्लू की मृत्यु हो गई। जैसे ही सुबह हुई, लेखिका ने क्या देखा कि गिल्लू की मृत्यु हो गई है, वह मर चुका था और वह हमेशा के लिए सो गया ताकि वह कहीं और जन्म लेकर किसी नए जीवन को पा सके। तो ये कहानी बच्चों हम पहले भी पढ़ चुके हैं, आज मैंने जो है फिर से इसको दोहरा दिया है। अब आगे क्या हुआ, उसकी जो मृत्यु हो गई थी, इसके बाद लेखिका ने क्या किया, सोन जूही की लता के नीचे गिल्लू की समाधि बनाई गई, क्योंकि यह लता गिल्लू को बहुत पसंद थी और साथ ही लेखिका को विश्वास था कि इस छोटे से जीव को इस बेल पर लगे फूल के रूप में देखेगी। जूही में जब पीले फूल लगेंगे तो लेखिका के समक्ष
गिल्लू की स्मृति साकार हो जाएगी। इससे उन्हें संतोष मिलेगा। अब उसने क्या किया, लेखिका ने जो सोन जूही की लता के नीचे, लता होती है बेल, उसने गिल्लू की समाधि बनाई, वहीं पर उसने गिल्लू को दबा दिया। क्यों दबाया था? क्योंकि यह लता गिल्लू को बहुत ही पसंद थी और साथ ही उसको विश्वास था, भरोसा था कि इस छोटे से जीव को इस बेल पर लगे फूल के रूप में देखा करेगी। जो छोटा सा नन्हा सा जीव था वह उसे इस बेल पर, जो ये लता है इसके ऊपर जो फूल लगेंगे तो उस फूल के रूप में वह इस जीव को देखेगी। जूही में जब पीले रंग के फूल खिलेंगे लगेंगे तो लेखिका के सामने गिल्लू की स्मृति, जो उसकी याद है, वो साकार हो जाएगी। इससे उसे क्या मिलेगा? उसे संतुष्टि मिलेगी, उसे संतोष मिलेगा। तो हमने अपना पाठ पढ़ लिया है, दोहरा लिया है। अभी हम व्याकरण की तरफ बढ़ेंगे। पहले हम इसमें उपसर्ग पढ़ेंगे। वे शब्दांश जो किसी शब्द से पूर्व लगकर उस शब्द का अर्थ बदल दें या उसमें नई विशेषता उत्पन्न कर दें, वे उपसर्ग कहलाते हैं। वे शब्दांश, शब्दांश होता है शब्दों के अंश, जो किसी शब्द से पूर्व यानी कि पहले लगकर उस शब्द का अर्थ बदल दे या फिर उसमें कोई नई विशेषता पैदा कर दे, वे क्या कहलाते हैं? वे उपसर्ग कहलाते हैं। उपसर्ग शब्द के पहले आते हैं, इसकी पहचान होती है। उपसर्ग हमेशा शब्द के पहले आता है। यह दो शब्दों के योग से बनता है, उप और सर्ग। आगे हम इसके उदाहरण जान लेंगे। यहाँ पर तालिका में आपको उपसर्ग, मूल शब्द और उससे बनने वाला नया शब्द बताया गया है। तो उपसर्ग है सु। जब हम सु उपसर्ग को पुत्र के आगे लगा देते हैं तो नया शब्द बनता है सुपुत्र। इसी प्रकार से जब हम स्व उपसर्ग को देश के आगे लगाते हैं तो नया शब्द बनता है स्वदेश। तो बच्चों, यहाँ पर उपसर्ग हैं सु और स्व, मूल शब्द हैं पुत्र और देश, और नए शब्द क्या बने हैं? सुपुत्र और स्वदेश। सु जमा पुत्र सुपुत्र, स्व जमा देश स्वदेश। और उदाहरण जान लेंगे। अध उपसर्ग है जिसका अर्थ होता है आधा। उदाहरण देखिए, अध खिला यानी कि आधा खिला हुआ। अध पका, पका के आगे अध उपसर्ग लगा है, नया शब्द बन गया अध पका यानी कि आधा पका हुआ। उन का अर्थ होता है एक कम। उदाहरण देखिए, 19, 20 से एक कम 19, 29, 30 से एक कम 29। ना का अर्थ होता है नहीं। उदाहरण है नालायक, नापसंद। अब आप यहाँ देखिए पूरा अर्थ ही जो है बदल गया है। लायक मतलब कि जो होशियार होता है, जब हमने उसमें ना उपसर्ग जोड़ दिया तो क्या बन गया नया शब्द? नालायक। और ऐसे ही पसंद के आगे ना लगाने से नापसंद। बद का अर्थ होता है बुरा। इसके उदाहरण हैं बदनाम, बदकिस्मत। आगे प्रत्यय पढ़ लेंगे। जो शब्दांश शब्दों के अंत में लगकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। जो शब्दांश शब्दों के अंत में लगकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं, मतलब कि उन्हें बनाते हैं। और कब लगते हैं? शब्दों के अंत में। उपसर्ग लगता है पहले, प्रत्यय बाद में लगता है। तो जो शब्दांश शब्दों के अंत में लगकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। अर्थात शब्द निर्माण के लिए शब्दों के अंत में जो शब्दांश जोड़े जाते हैं उन्हें हिंदी में हम क्या कहते हैं बच्चों? उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय भी दो शब्दों से मिलकर बना है, प्रति जमा अय। प्रति का अर्थ होता है साथ में पर बाद में, और अय का अर्थ होता है चलने वाला। अतः प्रत्यय का अर्थ होता है साथ में पर बाद में चलने वाला। तो अभी आपको समझ में आना चाहिए, उपसर्ग पहले लगता है और प्रत्यय जो है बाद में लगता है।
हिंदी में प्रत्यय तथा उससे निर्मित कुछ शब्द इस प्रकार हैं। निर्मित होता है उससे बने हुए कुछ शब्द, ठीक है। तो जान लेंगे। पहले है प्रत्यय, आ प्रत्यय। इससे निर्मित शब्द है भूल जमा आ। भूल है हमारा मूल शब्द। जब हमने भूल में आ प्रत्यय जोड़ा तो क्या बन गया? भूला। इसी प्रकार से अन्य शब्द हैं देखा, सोचा, समझा। आवट, आवट प्रत्यय लगाने से कैसे देखिए नए शब्द बनते हैं। लिख जमा आवट, लिखावट। ऐसे ही अन्य शब्द हैं बनावट, थकावट, मिलावट। अगला प्रत्यय है आवना। डर में अगर हम आवना प्रत्यय जोड़ते हैं तो नया शब्द बनेगा डरावना। अन्य शब्द हैं सुहावना, लुभावना। अगला प्रत्यय है आवा। मूल शब्द है पहन, इसमें हमने आवा प्रत्यय जोड़ा तो बन गया पहनावा। इसी प्रकार बुलावा, दिखावा, भुलावा। अभी हमने पहले गिल्लू पाठ पढ़ा, उसके बाद हमने उपसर्ग, फिर प्रत्यय। अब इसी के ऊपर आधारित हम जो है कुछ प्रश्नों के उत्तर जान लेंगे। पहला प्रश्न है लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए गिल्लू क्या करता था? आकर्षित करना मतलब कि अपनी तरफ खींचना। उत्तर, यहाँ पर आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। विद्यार्थियों ध्यान से आपको इसे करना है। इसके लिए आपको चारों विकल्पों को ध्यान से पढ़ना है। उसके बाद जो सही है उसे जो है आपको क्या करना है, उसी को वहाँ पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। तो इसमें 4 विकल्प हैं। चिक चिक करने लगता, डलिया में बैठा रहता, सर्र से पर्दे पर चढ़ जाता, खिड़की से बाहर चला जाता। तो इसमें जो सही विकल्प है वो है ग। वो जल्दी से कहाँ चढ़ जाया करता था? पर्दे पर चढ़ जाया करता था, ठीक है। तो इसमें सही विकल्प है हमारा ग। अगला प्रश्न है लेखिका ने गिल्लू को सोनजूही की लता के नीचे समाधि क्यों दी? अभी आपने पढ़ा था ना, लेखिका ने गिल्लू को सोनजूही की लता के नीचे समाधि क्यों दी? नीचे ऑप्शन दिए हैं, ध्यान से उन्हें पढ़ेंगे। गिल्लू को वह लता सबसे अधिक प्रिय थी। नंबर 2, लेखिका को गिल्लू सोनजूही की लता के पास मिला था। नंबर 3, लेखिका को गिल्लू को दबाने के लिए कोई जगह नहीं मिली। तो इसमें आपको पता है, अभी आपने पढ़ा था कि गिल्लू को वह लता सबसे अधिक प्रिय थी, तो ये जो है इसका सही उत्तर है। तो हम इस विकल्प पर सही का निशान लगा देंगे, ठीक है बच्चों। आपको इसके लिए सबसे पहले करना क्या है, अपने पाठ को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। ध्यानपूर्वक पढ़ने के बाद जो है तभी आपको पता चलेगा, क्योंकि आपको परीक्षा में जो है इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। आपको मल्टीपल चॉइस के प्रश्न ही आपको परीक्षा में पूछे जाएंगे, ठीक है। इसके लिए पाठ को पढ़ना बहुत ही अनिवार्य है। उम्मीद करती हूँ कि आप मेरी बात ध्यान से सुन रहे होंगे और आपको इसे करना भी है। अब जो है व्याकरण पर हम जो है इसके प्रश्न करेंगे कुछ। निम्नलिखित में सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। इसमें भी आपको सही उत्तर देखना है और उसके ऊपर आपको सही का निशान लगाना है। पहला है अभिमान शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? अभिमान शब्द, ध्यान से पढ़ेंगे, शब्द है अभिमान और पूछा गया है कौन सा उपसर्ग, ठीक है। अभी नीचे 3 उपसर्ग दिए गए हैं। अब आपको देखना है कि अभिमान के मतलब कि जो है वहाँ पर कौन सा शब्द उसमें लगा है आगे। तो अधि, अति, अपि, अधि, अति और अभि। तो इसमें जो तीसरा विकल्प है वो सही है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न 4, चौपाई शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? चौपाई शब्द, नीचे दिए गए हैं 3 विकल्प, ध्यान से देखेंगे, चौप, चा और चौ। तो आपको पता चल गया होगा अच्छे से, इसके अंदर
चौ, जो कि ग है विकल्प, ठीक है। चौपाई शब्द में चौ उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है। 5वां, नी उपसर्ग से बना शब्द चुनिए। अब यहाँ पर 3 शब्द दिए गए हैं, आपको पता होना चाहिए कौन सा इसका सही उत्तर है। तो क, आप देखेंगे मात्रा जो है दूसरी लगी है, और ख डर भी गलत है, तो तीसरा इसका उत्तर सही है, निडर। यहाँ पर डर जो है मूल शब्द है और उसके आगे नी उपसर्ग लगा हुआ है। आनी प्रत्यय से बना शब्द कौन सा है? आनी मतलब कि अभी आनी प्रत्यय आपको पता होना चाहिए, प्रत्यय अंत में आता है। तो 3 नीचे आपको विकल्प दिए गए हैं, देवरानी, सुनारिन, कहारिन। आपको ध्यान से इन्हें पढ़ना है, ठीक है। आपको पता चलेगा, पीछे आनी आना चाहिए, ठीक है। तो पहला शब्द अगर आप देखेंगे उसमें है देवर जमा आनी, देवरानी, ठीक है। यहाँ पर आनी प्रत्यय लगा है और जो ख और ग हैं उनमें इन प्रत्यय लगा है, तो आपको बहुत ध्यान से करना है, ठीक है। तो इसके अंदर देवरानी शब्द सही है। अगला प्रश्न है, कटवाई शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है? कटवाई शब्द, उत्तर क, वाई, आई, वाई। अब देखिए कटवाई शब्द में आप ध्यान से देखेंगे, मात्राओं का ध्यान रखिए। कटवाई शब्द में पीछे मात्रा कौन सी आई है, ठीक है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, तो आप ध्यान से सोच समझकर सही विकल्प चुनेंगे। इसके अंदर पहला विकल्प सही है, ठीक है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको जो भी मैंने समझाया है, जो भी पुनरावृत्ति हमने की है, जिन चीज़ों को भी हमने पढ़ा है, आपको अच्छे से समझ में आया होगा और पेपर में ध्यान से आपको इन्हें करना है। फिर से बोल रही हूँ, पाठों को ध्यान से पढ़िए। व्याकरण में जो भी समझाया गया है, जो भी आपका मतलब जितने भी रिवीजन वीडियोस हैं, उनको आप बार बार देखिए, ध्यान से देखिए, तो आपको पेपर में कोई भी कठिनाई नहीं होगी। धन्यवाद।